गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम गृह अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं कक्षा 9 में पाठ 3 पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था बच्चों क्या होता है? अर्थव्यवस्था होता है कोई भी जो आय है और व्यय है उस पर नियंत्रण होना। ठीक है, परिवार की जो आय हैं और व्यय हैं उन पर नियंत्रण होना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। और आवश्यकताएं क्या होती हैं? आवश्यकताएं आप जानते ही हैं, मानवीय आवश्यकताएं अनगिनत होती हैं। आज जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है आपने वो पूरी कर ली, अगले ही पल आपको अन्य चीज़ की आवश्यकता महसूस होने लगेगी। अब आते हैं गृह अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थव्यवस्था का मुख्य संबंध धन और आय से है। अर्थ का मतलब आय, इकोनॉमी। ठीक है, व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध तरीके से धन के व्यय को अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी भी धन का व्यय है उसका व्यवस्थित योजनाबद्ध तरीके से जब व्यय किया जाता है उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। परिवार से संबंधित होने पर उसको गृह अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद आता है परिभाषा गृह अर्थव्यवस्था की। परिवार की आय और व्यय पर नियंत्रण होना और आय का सृजनात्मक कार्यों में व्यय किया जाना गृह अर्थव्यवस्था है। मतलब परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है। आजकल व्यक्ति तथा परिवार की आवश्यकताएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। इनकी पूर्ति के लिए पर्याप्त धन का होना आवश्यक है। गृह अर्थव्यवस्था को उत्तम बनाने के लिए गृह स्वामी और गृहिणी को सर्वाधिक योगदान करना होता है। अतः गृहिणी को अर्थव्यवस्था के कारकों, सिद्धांतों, विशेषताओं का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद आता है गृह अर्थव्यवस्था के सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत हैं? पारिवारिक लक्ष्यों का निर्धारण। सबसे पहले पारिवारिक जो लक्ष्य हैं, हमारे परिवार के जो लक्ष्य हैं उनको निर्धारित करना होता है। परिवार की उत्तम गृह अर्थव्यवस्था के लिए पारिवारिक लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना आवश्यक है। परिवार के लक्ष्यों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम वर्ग है तत्कालिक लक्ष्यों को सम्मिलित किया जाता है प्रथम वर्ग में, जिसमें क्या होता है? तत्कालिक कैसे? भोजन, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं। उसके बाद जो बाकी के इन सब के बाद में अगले उसकी धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरे में आता है दूरगामी लक्ष्य। दूरगामी लक्ष्य कौन से होते हैं? इसके लिए हम कुछ बचत करते हैं प्रति माह, जैसे बच्चों की शादी है, आवास है उसका निर्माण करना है और बच्चों की उच्च शिक्षा आदि के लिए बचत की जाती है। वह दूरगामी बचत के अंतर्गत, लक्ष्यों के अंतर्गत आता है। पारिवारिक आय का विश्लेषण। गृहिणी को वर्तमान पारिवारिक आय तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली आय का अनुमानित धनराशि का विश्लेषण करके अत्यंत सूझबूझ एवं विवेक से पारिवारिक व्यय का बजट बनाना चाहिए। जैसे सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी से प्राप्त धन का उपयोग आवास संबंधी सुविधा पर किया जा सकता है। त्योहारों पर मिलने वाला बोनस का सदुपयोग घर के सदस्यों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। इस तरह से जो आय है उसका अच्छे से विश्लेषण करना कि कैसे खर्च करें और कैसे बचाएं, तो इस चीज़ को उसमें रखा जाता है, सिद्धांत आता है। फिर आता है विभिन्न योजनाओं का निर्धारण। योजनाएं कैसी कि कुछ योजनाएं तो अल्पकालिक होती हैं थोड़े समय के लिए और कुछ दीर्घकालिक होती हैं। अल्पकालिक जैसे अभी आपने पढ़ा है तत्कालिक, उसमें भोजन, वस्त्र, बच्चों की शिक्षा, औषधि, रोग किसी को हो गया है तो उसके लिए योजनाओं में सम्मिलित किया गया है तत्कालिक में। दीर्घकालिक योजनाओं का संबंध भविष्य में होने वाली आवश्यकताओं से है। इसके लिए गृहिणी को अल्पकालीन योजनाओं पर व्यय होने वाले धन में से बहुत बचत की आवश्यकता होती है और इसके द्वारा ही वह अपनी जो दीर्घकालिक आवश्यकताएं हैं, वो योजनाएं हैं, उनको पूरा कर सकती हैं। फिर आता है भविष्य की सुरक्षा योजना। परिवार में गृहिणी के साथ साथ परिवार का प्रत्येक विवेकशील सदस्य सदैव अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए सचेत रहता है। गृह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत
परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए भी कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए जीवन बीमा, भविष्य निधि और अल्प बचत योजनाओं को अपनाना चाहिए। जिन परिवारों के सदस्य भविष्य की सुरक्षा योजना के प्रति सजग, निष्ठावान रहते हैं, उन्हें कभी भी आर्थिक संकट के दौर से नहीं गुजरना पड़ता। मीन्स अगर आप आज भविष्य की चिंता करेंगे, अपनी बचत करेंगे, तो आपको आगे कभी भी इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी कि हमारे पास पैसा नहीं है। फिर आता है परिवार के सदस्यों की संतुष्टि। परिवार की गृह अर्थव्यवस्था का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि परिवार का प्रत्येक सदस्य आत्मसंतोष का अनुभव कर सके। परिवार के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की सदैव पूर्ति हो पाना संभव तो नहीं, किंतु गृह अर्थव्यवस्था इतनी सुनियोजित अवश्य होनी चाहिए कि सदस्यों की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए। आप जानते हैं आवश्यकताएं तो बहुत हैं, हर परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबकी अनेक अलग अलग आवश्यकताएं हैं। एक की पूरी करेंगे तो दूसरे व्यक्ति की है, तीसरे की है, इस तरह से पूरी सबकी करना तो संभव नहीं है, लेकिन जो भी कर पा रहे हैं या जितनी भी हैं वह क्या है, सुनियोजित होनी चाहिए ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना आए। फिर आता है गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। गृह अर्थव्यवस्था को जैसे परिवार के मुखिया की भूमिका, ये है मेन कारण। क्या है? परिवार के मुखिया की भूमिका। प्राय परिवार में धन उपार्जन का जो कार्य होता है वह परिवार के मुखिया का ही होता है, लेकिन परिवार में मुखिया के अलावा अन्य सदस्य भी अगर धन अर्जित करते हैं तो उनकी आय को भी गृह व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में सम्मिलित किया जाना चाहिए और उनको भी उसी तरह से उसमें स्वीकार किया जाना चाहिए। फिर आता है पारिवारिक आय का नियोजन। जो भी आय है उसका उसका नियोजन किस तरह से करना है, यह सब आप परिवार में किया जाता है। गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका होना नितांत आवश्यक है। जैसे कि गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए पर्याप्त पारिवारिक आय का होना नितांत आवश्यक है। फिर भी केवल पर्याप्त आय के बलबूते पर ही नहीं गृह अर्थव्यवस्था सफल हो पाती। वास्तव में पारिवारिक आय के अनुरूप ही पारिवारिक व्यय का नियोजन भी किया जाना अर्थव्यवस्था को संतुलित रूप प्रदान करता है। यदि आय की तुलना में व्यय अधिक हो जाए तो पर्याप्त धन की उपस्थिति में भी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। अतः एक व्यावहारिक सत्य है कि आय के सीमित साधन होने पर विवेकपूर्ण ढंग से किया गया व्यय परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। थर्ड आता है पारिवारिक रहन सहन का स्तर। ये भी आपने देखा है कि जहाँ जैसी रहन सहन का स्तर भी इसको प्रभावित करते हैं। ऊंचा रहन सहन का स्तर होगा तो उसको ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, रहन सहन के स्तर को पारिवारिक आय के अनुरूप ही रखना चाहिए ताकि परिवार को किसी भी समय आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े। मीन्स अपना दिखावा में ज़्यादा नहीं करना चाहिए। परिवार का आकार, सदस्यों की संख्या। गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक परिवार का आकार भी है। परिवार के सदस्यों की संख्या को ही परिवार का आकार कहा जाता है। सीमित आय की स्थिति में लघु परिवार की अर्थव्यवस्था सामान्य तौर पर सफलतापूर्वक चलती रहती है। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक और आय सीमित होने की स्थिति में रहन सहन के स्तर को उन्नत रख पाना असंभव है। ठीक है, गृहिणी की सूझबूझ एवं कार्यकुशलता ये भी एक बहुत प्रभावित करती है। अगर वह इन सब चीज़ों में निपुण नहीं होगी तो वह क्या खर्च ज़्यादा करेगी। ठीक है, जो सामान आएगा वो सब बेकार होगा। फिर आता है सामाजिक परिवर्तन। समय समय पर होने वाले सामाजिक परिवर्तनों को भी गृह अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है। समाज में प्रचलित नित्य नए फैशन, रीति रिवाज, मनोरंजन के साधन अगर इन सब के अकॉर्डिंग काम नहीं होते हैं तो क्या होता है, समाज में अलग तरीके से देखा जाता है। ठीक है, और अगर इस पर हम ज़्यादा खर्च करते हैं तो क्या होगा, परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। मुद्रा की क्रय स्थिति शक्ति अधिक होने पर निम्न पारिवारिक आय की स्थिति में भी अधिक सुख सुविधा के साधन जुटाए जा सकते हैं, जिससे परिवार के साधनों की धन संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके विपरीत अधिक मुद्रा में कम वस्तुएं प्राप्त होने पर अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति कम होने पर भी वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं और गृह अर्थव्यवस्था में कठिनाई होने लगती है। पारिवारिक जीवन चक्र। प्रत्येक परिवार का अपना जीवन चक्र होता है। यदि परिवार में सदस्य कम होते हैं तो
और पारिवारिक आय पर्याप्त मात्रा में है तो परिवार की सभी आवश्यकताएं निष्कंटक रूप से पूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ ही अगर परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है और आय में भी वृद्धि हो रही है तो जीवन सुचारू रूप से चलता है। लेकिन अगर परिवार की अर्थव्यवस्था परिस्थितियों में विपरीत परिस्थितियों में परिवार की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगती है और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी सामान्यतः बाधित हो जाती है। इस तरह से बच्चों गृह अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से आय व्यय का समायोजन करने का तरीका बताया गया है कि आप किस तरह से अपनी व्यवस्था करेंगे आय की और व्यय की। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।